अब खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि यह बजट नए भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है। पीएम ने कहा कि बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाएगा, साथ ही युवाओं को कई मौके देने का काम भी करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट के दिल में गांव और किसान हैं। पीएम ने यह भी कहा कि ऐसे बजट कम ही देखने को मिलते हैं जिसकी शुरुआत में अच्छे रिस्पॉन्स आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में हमारा मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आम बजट की सराहना की और राजनाथ सिंह ने कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए है। साथ ही इस बार के बजट से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बयान दिया और कहा कि इस बार का बजट लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। बजट में स्वास्थ्य शिक्षा पर खास ध्यान रखा गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बजट का स्वागत किया और कहा कि आदरणीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस साल 11,000 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा करने का लक्ष्य और 8,500 किलोमीटर के नए सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो बजट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके निशाना साधा और लिखा कि मोदी सरकार जनता के हाथों में पैसा देना भूल गई है। देश की संपत्ति को पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और रघु शर्मा ने बजट को निराशाजनक बताया और कहा कि बजट में बेरोजगारी दूर करने के उपाय तक नहीं किए गए। बजट पेश होने के बाद सीएम गहलोत ने भी ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया शेयर की और गहलोत ने लिखा है ट्वीट करके कि बजट का पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर रहा। ये केंद्रीय बजट से ज्यादा 5 चुनावी राज्य बजट प्रतीत हो रहा है। बजट पर कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा ने भी रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट ने देश की आम जनता को निराश किया है। इस बार का बजट पूरी पुरानी योजनाओं और खोखले वादों का पुलिंदा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद कोचिंग सिटी कोटा में बजट को लेकर लोगों में बजट पर मिली जुली राय देखने को मिली। बजट 2021 से 22 का उद्योग जगत ने स्वागत किया है। उद्योग और व्यापार जगत का मानना है कि पहली बार बजट में उद्योग पर फोकस किया गया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर भारत योजना का ऐलान किया और सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सभी कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया। साथ ही कोरोना वॉरियर्स के लिए 27,10,000 करोड़ के तहत पैकेज का ऐलान भी किया। सीतारमण ने आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत जीडीपी का 13% हिस्सा है। साथ ही FY 22 का बजट 6 मुख्य बिंदुओं पर आधारित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। इस नए बजट में न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। वाटर सप्लाई भी बढ़ाएंगे। 5 साल में 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीतारमण ने आगे कहा कि नए बजट से महिलाओं को शक्ति मिलेगी। इस बजट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर ध्यान दिया गया है और इस बजट में सरकार ने स्वास्थ्य पर भी खर्च किया है। सरकार 6 साल में 64,180 करोड़ की हेल्थ स्कीम देने जा रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए बजट में सभी राज्यों का हेल्थ डेटाबेस तैयार किया जाएगा और 17 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर भी खोले जाएंगे। बजट भाषण में कोरोना वैक्सीन का भी जिक्र किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के पास 2 टीके उपलब्ध हैं। जल्द ही 2 और टीके भी मिलने की उम्मीद है। कोविड वैक्सीन के लिए साल 2021 से 22 के लिए 2,38,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वैक्सीन टीकाकरण पर 35,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। तो तमिलनाडु में 1,03,000 करोड़ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। केरल में भी 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया है कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने और ये पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट का ऐलान किया। ये ऐलान पिछले बजट से 30% ज्यादा है। इससे अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
बजट में रेल योजनाओं के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के तहत कुल 1,10,000 करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया। और बजट में बिजली क्षेत्र के लिए भी ऐलान किया। सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगी। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया। सीतारमण ने आगे कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा और अभी तक 8 करोड़ लोगों को यह मदद दी गई है। जम्मू कश्मीर से भी गैस पाइपलाइन योजना की भी शुरुआत की जा रही है। नए बजट के ऐलान के बाद अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक एफडीआई हो सकेगी। पहले यहां सिर्फ 49% तक ही इजाजत थी। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर प्लान बनाने का भी ऐलान किया। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, यानी अब इसे 2.5% तक किया गया है। और वहीं सोना चांदी पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। सोने और चांदी पर आयात शुल्क में 5% की कटौती की गई है। फिलहाल सोने पर 12.5% आयात शुल्क चुकाना पड़ता है और अब सोने पर सिर्फ 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी है। कॉपर पर कस्टम ड्यूटी 2.5% और स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5% की गई है। पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है। डीजल पर 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए का सेस लगाया गया है। ये सेस कंपनियों को देना होगा, आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा। बजट में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की गई है। क्लीन एयर को ध्यान में रखते हुए 20 साल पुराने निजी वाहन और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर पर जाने के लिए जांच के लिए जाना होगा। और इस साल के बजट में सस्ते मकानों के लिए टैक्स की राहत 1 साल बढ़ा दी गई है। हाउसिंग को कुछ बढ़ावा मिलेगा। सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा और लेकिन बजट भाषण में वित्त मंत्री की तरफ से विस्तृत ब्यौरे की घोषणा नहीं की गई। बजट घोषणाओं के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। सेंसेक्स 1650 अंक तक उछला और जबकि निफ्टी 14,000 के पार पहुंच गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव पद पर पार्टी ने राखी गौतम को नियुक्त कर दिया। राखी गौतम को सचिव नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तलवंडी स्थित जाट छात्रावास में राखी गौतम का स्वागत किया। इस मौके पर राखी ने कहा कि युवाओं का भविष्य कांग्रेस पार्टी में है। नगर निकाय चुनाव परिणाम में राखी ने कहा कि झालावाड़ जिले के सभी निकाय और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी का ही बोर्ड बनेगा। अजमेर के वार्ड नंबर 10 में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत के जश्न के बाद यहां पे जश्न मनाया जा रहा था। तभी कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी के साथ इनकी कहासुनी हो गई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। डूंगरपुर में निकाय चुनाव के तहत अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नरेंद्र खोडनिया ने सागवाड़ा रिटर्निंग अधिकारी राजीव द्विवेदी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। और प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज एक कार्यक्रम में गीत गुनगुनाते हुए नजर आए। खाचरियावास हेरिटेज नगर निगम के डिप्टी मेयर असलम फारूकी की यहां पर लंच पार्टी में गए थे। 12 एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सरपंच के दलाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले में सरपंच को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। और टोंक में 30 जनवरी की रात को अज्ञात चोरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने वारदात का फुटेज भी जारी किया। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक चोर बैंक में लगभग 3 घंटे तक मौजूद रहे और इस दौरान चोरों ने बैंक में रखे 31 लाख रुपए से भरे लॉकर को तोड़ने की असफल कोशिश की। अब चलिए सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दौसा में एक ज्वेलरी समेत 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोर लाखों रुपए के जेवरात पार करके ले गए। रविवार चोरों ने शहर की 4 दुकानों के ताले तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया था। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना जैन मंदिर से चोरों ने लगभग 500 साल पुरानी प्रतिमा समेत पाषाण की 30 प्रतिमाएं 65,000 रुपए पार कर दिए। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मंदिर समिति के मंत्री कमल बज की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र इलाके में हुए नाबालिग दुष्कर्म कांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस कप्तान के निर्देश पर डीएसपी नरपत सिंह ने सजगता से मामले की जांच पड़ताल की और इस पूरी वारदात का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के दूर का रिश्तेदार ही आरोपी निकला और मामले में पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को भी गिरफ्तार किया।
पाली में नशाखुरानी गिरोह के सदस्यों का आतंक इन दिनों बढ़ा हुआ है। नशाखुरानी गिरोह के सदस्यों ने बड़ौदा के पास रेल यात्रियों को अपने झांसे में लेकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित यात्रियों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जांच पड़ताल अब शुरू कर दी। भीलवाड़ा भरतपुर में जहरीली शराब सेवन से मौत के बाद जयपुर कमिश्नरेट और पुलिस अब जाकर एक्शन मोड में है। पुलिस ने राजधानी के बस्सी इलाके में 50,000 लीटर वॉश के साथ दर्जनों देसी शराब की टंकियां नष्ट की। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ 5 अलग अलग FIR भी दर्ज की। पुलिस ने कार्रवाई DCP ईस्ट के निर्देश पर की। बारां की हरनावदा शाहजी थाना पुलिस ने मानपुरा गांव में अवैध मिलावटी अफीम के कारखाने को सीज किया और मौके से पुलिस ने 25 किलो मिलावटी अफीम, 6 किलो डोडा चूरा, 3-3 किलो ब्राउन और सफेद पाउडर, इलेक्ट्रॉनिक तराजू समेत भारी मात्रा में अफीम में मिलने वाली नकली सामग्री को जब्त किया। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र के सोमलपुर गांव में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। परिजनों ने युवक की महिला मित्र के खिलाफ हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया। भरतपुर के बयाना कोतवाली थाना के चीखरू गांव में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष ये बदल गया, जिसमें लाठी डंडे की चोट से एक व्यक्ति की मौत हो गई। डूंगरपुर से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक मां ने अपनी बेटी पैदा होने पर उसे लावारिस छोड़ दिया। बच्चे को जिला अस्पताल भर्ती करा दिया। भीलवाड़ा जिले में शराब की दुकान में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे 2 व्यक्ति का उपचार महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में जारी है। अलवर में नायक के पद पर कार्यरत संजय कुमार यादव का पार्थिव शरीर पैतृक गांव गागड़िया पहुंचा, जहां पे उनके 12 साल के बेटे अनिश यादव ने जवान को मुखाग्नि दी। ओडिशा के कटक में सन हॉस्पिटल में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। मरीजों को अस्पताल से शिफ्ट कर दिया और आग लगने के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ। टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई कार में मौजूद नहीं था। कार में आग की सूचना से स्वास्थ्य केंद्र में अफरा तफरी हो गई और कार में आग के इंजन के हिस्से में आग लगी थी। जैसलमेर के लाठी कस्बे के मुख्य बाजार में बेकाबू होकर एक पिकअप पलट गई। पिकअप लोहे की सरियों से भरी हुई थी। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और ग्रामीणों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जोधपुर के डांगी आवास में पुलिस की नाकाबंदी के दौरान वाहन चेकिंग की गई और इस दौरान एक सफेद कलर की स्कॉर्पियो ने वहां तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल अजीत सिंह को टक्कर मार दी, जिससे कांस्टेबल घायल हो गया। दौसा में जयपुर रोड पर एक डंपर और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी ज्यादा थी कि ट्रैक्टर बीच में से 2 भागों में बंट गया और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि हादसे के बाद सड़क पर कुछ देर के लिए जाम जरूर लग गया। डूंगरपुर में जल जीवन मिशन के तहत जिला जल और स्वच्छता मिशन समिति की बैठक हुई और जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने की। उदयपुर के नाकोड़ा नगर इलाके में रहने वाले लोगों ने पेयजल की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के नेतृत्व में नाकोड़ा नगर के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। चित्तौड़गढ़ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पीएम मोदी का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लगातार बढ़ते दामों से आमजन पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। अजमेर जीपीओ के बाहर राज्य कर्मचारी पेंशनर संघ ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर के वार्ड नंबर 77 में गंदगी का आलम लगातार बढ़ता जा रहा है। कचरे का ढेर और गंदे नालों की समस्याओं से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। चारों ओर गंदगी का आलम है। झालावाड़ में संविदा कर्मियों ने एसआरजी हॉस्पिटल में 2 घंटे तक कार्य का बहिष्कार किया और इस दौरान कर्मियों ने अस्पताल के बाहर भीख मांगते हुए मिनी सचिवालय तक आक्रोश रैली भी निकाली। कोटा के कला दीर्घा के सामने रंगकर्मी एकता संघ ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बस स्टैंड के निर्माण की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया। कोटा में पल्स पोलियो अभियान के तहत राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड स्थानीय संघ कोटा दक्षिण ने जन जागरण के लिए पल्स पोलियो रैली निकाली। साथ ही घर घर जाकर बच्चे को दवा पिलाने का आग्रह किया गया। चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की देकर अभियान का शुभारंभ किया। कलेक्टर ने महिला एवं बाल चिकित्सालय में नवजात शिशुओं को पोलियो की पहली खुराक देकर अभियान की शुरुआत की। भरतपुर के भुसावर कस्बे में सेठ मंगीलाल अग्रवाल भवन का लोकार्पण किया गया और इस लोकार्पण समारोह में तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग मौजूद रहे। मौके पर राम भरोसी गुप्ता ने मंत्री गर्ग के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर भवन का लोकार्पण किया।
श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1,75,00,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित स्वास्थ्य भवन का स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़ ने लोकार्पण किया। भरतपुर के सूरजपोल गेट के पास परकोटा नियमन संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत ने की। बैठक में सदस्यों के नगर निगम की ओर से पारित प्रस्ताव के बारे में उनको जानकारी दी। भरतपुर के कामों में 8वीं विजन स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि डांग विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जवाहर सिंह बेढम ने फीता काटकर शुभारंभ किया। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।